वेलकम टू बायोलॉजिक्स वंस अगेन एंड CSIR सीरीज 2020। तो आज हम एक नई यूनिट शुरू कर रहे हैं एंड दैट इज यूनिट नंबर 9। और वो क्या है? वो है आपका इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी हमने स्टार्ट की थी यूनिट नंबर 3 दैट इज फंडामेंटल प्रोसेस, और ऑलरेडी हमने वहाँ पे डिस्कस कर लिया था क्या? रेप्लिकेशन। ठीक है। और रेप्लिकेशन के आगे हमको पढ़ना था ट्रांसक्रिप्शन, है ना। बट मैं उस पर कंटिन्यू क्यों नहीं कर रहा? उसका रीज़न ये है कि बहुत सारे बच्चों को इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और काफ़ी ज़्यादा डिमांड है कि मैं इकोलॉजी इवोल्यूशन भी जल्दी से कवर कर दूं, है ना। और वो उसका रीज़न ये भी है कि आपका यूनिट नंबर 9 दैट इज़ इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स और यूनिट नंबर 10 CSIR का जो ये दोनों यूनिट्स है दैट इज़ इवोल्यूशन, ये दोनों मिलाकर आपके आते हैं अराउंड 60 to 70 मार्क्स के क्वेश्चंस। और ये स्पेसिफिकली CSIR के लिए आपको बहुत कम जगह पे इकोलॉजी इवोल्यूशन मिलेगा, है ना। तो इसीलिए फंडामेंटल प्रोसेस भी पैरेलल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज आपका इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स दैट इज यूनिट नंबर 9, और बीच बीच में आपका फंडामेंटल प्रोसेस से भी वीडियोस आती रहेंगी, ठीक है ना। तो आपके दोनों सब्जेक्ट्स पैरेलल चलेंगे, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 9 दैट इज इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, है ना। तो इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स में मैं आपको जल्दी से बता दूं कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज की वीडियो सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्टरी टाइप होगी, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आज जो हम कवर करेंगे वो पढ़ेंगे आपका इकोलॉजी का इंट्रोडक्शन, ठीक है। ओके, बेसिक्स चीज़ें जो भी आपके इकोलॉजी से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट होंगी। आज का भी लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक लेक्चर का, हर एक सब्जेक्ट का बेसिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ाऊंगा मैं थ्योरी ऑफ आइलैंड बायोग्राफी, ठीक है, बायोग्राफी, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ेंगे इकोलॉजी में नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट हैबिटेट एंड निश, है ना। फोर्थ जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इकोलॉजिकल रिलेशनशिप, राइट। आफ्टर दिस विल डिस्कस अबाउट पॉपुलेशन इकोलॉजी, okay, then we'll go for the survivorship curve, okay. After this we will study about K selected organism and R selected organism, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इतने आसान आसान क्वेश्चन आते हैं इन टॉपिक से कि बस इसीलिए इकोलॉजी इवोल्यूशन गलती से भी छोड़कर मत जाना अगर CSR का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो, ठीक है ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे सक्सेशन और इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्चुअली ये 7, 8, 9 जो टॉपिक है इकोलॉजिकल प्रिंसिपल में, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपके अराउंड 40-50 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 40 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से और 30 के अराउंड इवोल्यूशन से, और काफ़ी ईजी है। जब आप पढ़ना शुरू करोगे इकोलॉजी इवोल्यूशन तो आपको पता चलेगा कितने ईजी टॉपिक्स हैं आपके इकोलॉजी इवोल्यूशन में। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर दैट इज द इंट्रोडक्शन अबाउट द इकोलॉजी, ठीक है। ओके, तो इकोलॉजी क्या है? सबसे पहले तो ये देखते हैं, है ना। इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म, है ना। स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ organism with each other and with the environment, ठीक है। तो ये है आपकी इकोलॉजी की डेफिनेशन, ठीक है। इकोलॉजी जो वर्ड है ना, ये जो आपका इकोलॉजी जो आपका वर्ड है, ये डिराइव कहाँ से हुआ है? इट इज डिराइव फ्रॉम वर्ड दैट इज ओइकोस, है ना। ये आपका एक ग्रीक वर्ड है, दिस इज योर ग्रीक वर्ड, ठीक है। और
ओइकोस का मतलब क्या होता है आपका? ओइकोस प्लस ओइकोस प्लस लोगस, ठीक है ना? तो आपका ओइकोस का मीनिंग होता है हाउस, राइट? और लोगस का मतलब होता है स्टडी, ठीक है? तो इकोलॉजी का मतलब हो गया आपका, एक तरीके से अगर लेमन लैंग्वेज में बोला जाए तो स्टडी ऑफ हाउस। तो ये जो हमारी पूरी धरती है, जो पूरी पृथ्वी है, द होल वर्ल्ड, क्या है ये? एक तरीके से हमारा घर है ना? और इस घर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज रहते हैं। तो इन सारे ऑर्गेनिजम्स को के बारे में, जो भी इस वर्ल्ड में रह रहे हैं, इस धरती पे रह रहे हैं, प्लस जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, तो इन सबकी कंबाइंड स्टडी को मिलाकर बोला जाता है आपका इकोलॉजी, है ना? तो स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद द एनवायरनमेंट, है ना? अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? नाउ इकोलॉजी जो होती है आपकी, वो होती है मेनली दो टाइप्स की, टू टाइप्स ऑफ इकोलॉजी यू स्टडी। फर्स्ट वन इज ऑटो इकोलॉजी, राइट? एंड सेकेंड इज सिन इकोलॉजी, ठीक है? अब ये ऑटो इकोलॉजी क्या होता है और सिन इकोलॉजी क्या होता है? तो ऑटो इकोलॉजी क्या होता है कि स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, मतलब अगर किसी एक एक व्यक्ति की के बारे में आप स्टडी करोगे, दैट इज ऑटो इकोलॉजी, या आप बोल सकते हो स्टडी ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज। किसी एक स्पीसीज की अगर आप स्टडी करोगे तो दैट इज ऑटो इकोलॉजी। एंड इफ यू स्टडी ऑफ कम्युनिटी, ठीक है, अगर आप पूरी कम्युनिटी की स्टडी करोगे जिसमें बहुत सारी स्पीसीज रह रही है, ठीक है, मिलियंस ऑफ स्पीसीज रह रही है इस धरती पे, है ना? और अगर किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात करो, तो एक कम्युनिटी में आप देखते हो कि कई टाइप की स्पीसीज रहती है। जैसे अगर आप अपनी कम्युनिटी में देखो, तो आपको अपनी कम्युनिटी में ह्यूमन की स्पीसीज दिख जाएंगी, एनिमल्स की कई सारी स्पीसीज दिख जाएंगी, प्लांट्स की कई सारी स्पीसीज दिख जाएंगी, है ना? तो एक कम्युनिटी में बहुत सारे स्पीसीज होते हैं, तो उन सब की स्टडी को मिलाकर आपका बोला जाता है व्हाट? सिंग इकोलॉजी, है ना? अब अगर आप ऑटो इकोलॉजी की स्टडी करते हो, ठीक है, अगर आप इफ यू आर स्टडिंग अबाउट द इंडिविजुअल स्पीसीज, देन द स्टडी विल बी व्हाट? देन द स्टडी विल बी लेस करेक्ट, है ना? अगर आप इकोलॉजी समझना चाहते हो और अगर आप सिर्फ इंडिविजुअल स्पीसीज के बारे में समझ रहे हो या अध्ययन कर रहे हो या पढ़ रहे हो, ठीक है ना, या रिसर्च कर रहे हो इंडिविजुअल स्पीसीज के बारे में, और आप समझना चाहते हो इकोलॉजी के बारे में, तो वो कंप्लीट स्टडी नहीं मानी जाएगी। दैट स्टडी विल बी लेस करेक्ट। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इकोलॉजी completely, then you have to go for the study of community, in which you will study about so many species, and that study will be more correct। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है? अगर आप इकोलॉजी को समझना चाहते हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा स्पीसीज के बारे में समझना होगा, तो उसके लिए आपको सिन इकोलॉजी की स्टडी करनी पड़ेगी, राइट? अब हम समझते हैं थोड़ा सा एनवायरनमेंट के बारे में, है ना? एनवायरनमेंट के बारे में, तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? इकोलॉजी, है ना? तो हम एनवायरनमेंट को भी इकोलॉजी के हिसाब से ही पढ़ेंगे, क्योंकि एनवायरनमेंट तो एक खुद अपने आप में बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, लेकिन हमको समझना क्या है यहाँ पर? हमको समझना है इकोलॉजी, तो हम एनवायरनमेंट को उसके हिसाब से ही पढ़ेंगे, ठीक है? तो आपके एनवायरनमेंट में दो फैक्टर्स होते हैं, या आप बोल सकते हो दो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है? और वो कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं आपको पता है। आज की जो टॉपिक्स है वो काफ़ी बेसिक्स हैं, लेकिन आगे के लेक्चर्स को समझने के लिए आपके आज का लेक्चर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो कंपोनेंट है एनवायरनमेंट का, दैट इज लिविंग कंपोनेंट, या आप इसको बोल सकते हो बायोटिक कंपोनेंट। और दूसरा जो कंपोनेंट है आपके एनवायरनमेंट का, दैट इज नॉन लिविंग कंपोनेंट एंड ऑल्सो नोन एज अ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, राइट? नाउ विल सी what are the living components present in environment and what are the non-living, that is abiotic components are present in environment। तो बायोटिक कंपोनेंट्स में आपके आ जाते हैं कौन कौन से? तो पहला तो सबसे पहला तो आपका आ जाएगा ग्रीन प्लांट्स, ठीक है? ग्रीन प्लांट्स, एंड ग्रीन प्लांट्स आर ऑल्सो नोन एज प्रोड्यूसर्स, ये तो सबको पता है।
सेकेंड इज पैरासाइट्स, पैरासाइट्स होते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। थर्ड प्रीडेटर्स, ठीक है। फोर्थ डिकम्पोजर्स, ठीक है। फिफ्थ एनिमल्स, राइट। नेक्स्ट प्लांट्स, तो प्लांट्स आ गया, एनिमल्स आ गया, है ना। इसमें डिकम्पोजर्स आ गया, जिसमें उसके बाद आपका प्रेडेटर्स आ गया, पैरासाइट्स आ गया। पैरासाइट्स में आपके बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब, वायरस, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स मैंने आपका बोल ही दिया ऑलरेडी, प्रोड्यूसर, सॉरी यहाँ पे भी मैंने लिख दिया 2 बार, कोई नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं लिविंग कंपोनेंट्स में, है ना। अब नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में क्या क्या चीज़ें आती है आपकी? तो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में आपके आते हैं, पहला आता है आपका द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट इज सनलाइट एंड वाटर एंड ह्यूमिडिटी एंड pH, then nature of soil, or you can say soil, right? After that, altitude and latitude, right? Then atmospheric gases. So these are your abiotic, or you can say non-living components of environment. Okay, got it? Now इसके बाद अब हम थोड़ा थोड़ा डिटेल्स में जाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो आपके चारों तरफ जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, जो आपको अफेक्ट कर रही हैं, मान लो कि आप क्या है, आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, राइट। यू आर ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, राइट। नाउ आपके चारों तरफ देखो, आपके चारों तरफ मतलब आपके आसपास का टेम्परेचर कैसा है, आपके आसपास की ह्यूमिडिटी कैसी है, आपके आसपास जो लोग रह रहे हैं, मतलब या आप बोल सकते हो जो स्पीसीज रह रही है वो कैसी है, समझ रहे हो, है ना। आपके आसपास वाटर कैसा है ना, राइट। उसके बाद आपके आसपास फूड कैसा अवेलेबल है, ठीक है। आपकी लोकेलिटी कैसी है, राइट, है ना। तो ये सारी चीजें मिलाकर आपका क्या बन रहा है? बन रहा है आपका एनवायरनमेंट, है ना। तो आप जिन चीजों से घिरे हुए हो, यू आर सराउंडेड बाय सो मैनी थिंग्स एंड ऑल द कंपोनेंट्स यू आर सराउंडेड बाय आर नोन एज योर एनवायरनमेंट, ठीक है। एवरीथिंग दैट सराउंड्स और अफेक्ट्स यू, you are a living organism, so everything that surrounds or affects the organism during its lifetime is called its environment. आपकी जिंदगी भर आपके चारों तरफ ये सारी चीजें रहती है और आपको अफेक्ट करती रहती है, या तो आपकी हेल्प करेंगी या तो आपके अगेंस्ट काम करेंगी, लेकिन किसी न किसी तरीके से आपको अफेक्ट करेंगी, और वो चीजें क्या है, वो आपके एनवायरनमेंट का हिस्सा है, ठीक है। नाउ तो और हम क्या होते हैं, हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं एनवायरनमेंट पे, है ना। सो therefore environment is defined as the sum total of living and non-living components that affect the organism, ठीक है। समझ रहे हो आप इस चीज को? सो इन एनवायरमेंट देर इज no there is not such kind of organism that can live without interacting with the environment and without interacting with each other. ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म इस धरती पे नहीं है जो बिना एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करे रह ले, ठीक है। तो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन होना ही है, ठीक है। अब जो एनवायरनमेंट होता है आपका, इट इज नॉट स्टैटिक, एनवायरनमेंट इज नॉट स्टैटिक, मतलब कि ये आपका स्थिर नहीं है। आपका जो एनवायरनमेंट है ये स्थिर नहीं है, मतलब ये आपका एनवायरनमेंट हमेशा एक जैसा नहीं रहता, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसके जो अबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स हैं वो हमेशा चेंज होते रहते हैं, है ना। आप खुद सोचो, आप जिस कम्युनिटी में रहते हो, क्या वहां पे हमेशा एक जैसे ही लोग रहेंगे, या वहां पे जो एनिमल्स हैं वो उनकी स्पीसीज हमेशा एक जैसी रहती है? नहीं। या जो प्लांट्स हैं वो भी चेंज होते रहते हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट, सर्दी, गर्मी, बरसात, टेम्परेचर चेंज होता रहता है ना। तो एनवायरनमेंट इज नॉट स्टैटिक, वो हमेशा चेंज होता रहता है, बिकॉज बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स चेंज कॉन्टिन्यूसली। समझ रहे हो इस चीज को? तो ये सब था आपके एनवायरनमेंट के बारे में। अब जो हम नेक्स्ट चीज समझने जा रहे हैं, अब हम समझेंगे लेवल ऑफ इकोलॉजी, ठीक है, लेवल ऑफ
इकोलॉजी। और आप नोट्स की चिंता मत करना इकोलॉजी इवोल्यूशन की, आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इकोलॉजी और इवोल्यूशन के जो भी चीज़ मैं आपको पढ़ाऊंगा उन सब के नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर दूंगा रिटर्न फॉर्म में, ठीक है। इकोलॉजी इवोल्यूशन के लिए मैं आपको नोट्स दे दूंगा क्योंकि मेरे पास इनके नोट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आप नोट्स की चिंता मत कीजिए, बस इकोलॉजी इवोल्यूशन को बहुत ध्यान से अच्छे से समझना है, इसको एक स्टोरी की तरह समझना है, ठीक है ना। क्योंकि एग्जाम्स में आप तभी क्वेश्चन कर पाओगे जब आप इसके कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझोगे, ठीक है। तो आप नोट्स की बिल्कुल भी चिंता मत करना इकोलॉजी इवोल्यूशन के, वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं है तो मेरा फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। जहाँ पे भी आप हैं कहीं एक ना एक जगह पे तो आप होंगे ही, आई एम श्योर। तो आपको वहाँ पर सारे नोट्स इकोलॉजी इवोल्यूशन के मिल जाएंगे। चलिए अब हम समझते हैं नेक्स्ट चीज, दैट इज लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी, ठीक है। इकोलॉजी में ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपका होता है यहाँ पर इंडिविजुअल, है ना, इंडिविजुअल होता है। तो इंडिविजुअल क्या है, इंडिविजुअल इज द यूनिट ऑफ इकोलॉजी, है ना, यूनिट ऑफ इकोलॉजी। और ये इंडिविजुअल क्या हो सकता है, इट कैन बी इधर प्लांट और फंजाई और एनिमल और बैक्टीरिया, है ना, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आपका एक इंडिविजुअल हो सकता है ना। और इंडिविजुअल इज द यूनिट ऑफ इकोलॉजी, समझ रहे हो इस चीज को, है ना। तो कोई भी स्पीसीज आपका इंडिविजुअल हो सकता है दैट हैज वेल प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी एंड कैरी आउट द वेरियस प्रोसेस ऑफ लाइफ, एंड ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स कैरी आउट different process of life, they are living organism, so they can act as individual. So individual is the basic unit of ecology, right? अब क्या होता है, नेक्स्ट जो है इंडिविजुअल के बाद जो आता है आपका, वो आता है आपका पॉपुलेशन, राइट। तो पॉपुलेशन क्या होता है आपका, पॉपुलेशन इज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, है ना, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। और इंडिविजुअल्स मैंने क्या बोला था आपका, प्लांट हो सकता है, फंजाई हो सकता है, या एनिमल हो सकता है, या बैक्टीरिया हो सकता है। तो अगर हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो पॉपुलेशन आपकी किसी की भी पॉपुलेशन हो सकती है, ठीक है। वो या तो आपके ह्यूमन की पॉपुलेशन की बात कर लो, या किस एनिमल्स की पॉपुलेशन की बात कर लो, ठीक है, या आपके बैक्टीरियल पॉपुलेशन की बात कर लो, ठीक है, या आप प्लांट की पॉपुलेशन की बात कर लो, है ना। तो पॉपुलेशन किसी भी स्पीसीज, मतलब कोई भी स्पीसीज के बहुत सारे इंडिविजुअल्स को मिला दे तो वो क्या बन जाएगी, उस स्पीसीज की पॉपुलेशन, ठीक है। तो पॉपुलेशन इज द नेक्स्ट नेक्स्ट थिंग in the hierarchy of level of organization in ecology, ठीक है। So population is a group of individual that belongs to the same species and located in the particular area during a specific time, ठीक है, राइट। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट है वो है, नेक्स्ट जो है आपका वो है आपका कम्युनिटी, कम्युनिटी, ठीक है। अब कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, आप इनके बेसिक डेफिनेशन को बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। कम्युनिटी का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, ग्रुप ऑफ population that belongs to different species। अब यहाँ पे जरा ध्यान से समझो, देखो इंडिविजुअल का मतलब क्या था कि यूनिट ऑफ इकोलॉजी, इंडिविजुअल मतलब वो प्लांट भी हो सकता है, प्लांट का एक इंडिविजुअल ले लो, या फंजाई का कोई भी एक इंडिविजुअल ले लो, या एनिमल का कोई भी इंडिविजुअल ले लो, ठीक है, या ह्यूमन ले लो आप एक इंडिविजुअल। तो अगर आप खुद अपनी एक अपने आप को समझो, जैसे कि अगर आप हो ये, ठीक है, दिस इज यू, ओके, सो यू आर एन इंडिविजुअल। लेकिन आप जहाँ पे रह रहे हो आपके साथ बहुत सारे आपके जैसे लोग रह रहे हैं, ठीक है ना, आपके जैसे बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो वो क्या हो गया, आपका पॉपुलेशन हो गया, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा अच्छे से समझें तो यहाँ पे अगर हम इसको फिगर भी बना के समझें तो ज़्यादा बेटर होगा, है ना। तो देखो देखो यहाँ पर आप मान लो कि अगर सिर्फ अकेले हो,
आप खुद अकेले हो, दैट इज इंडिविजुअल, दैट इज रिप्रेजेंटिंग एन इंडिविजुअल। लेकिन अगर आपके जैसे बहुत सारे लोग और भी हैं आपके आसपास, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉपुलेशन, ठीक है। लेकिन अब आप जिस कम्युनिटी में रह रहे हो वहां पे आप भी रह रहे हो, ठीक है, आपके आसपास बहुत सारे प्लांट्स भी हैं, ठीक है, प्लांट्स हैं आपके आसपास, ठीक है ना। उसके बाद आपके आसपास बहुत सारे एनिमल्स भी हैं, ठीक है, एनिमल्स भी हैं, राइट। तो ये क्या हो गया? कम्युनिटी, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस दैट बिलोंग टू डिफरेंट स्पीसीज। प्लांट्स भी हैं, ह्यूमंस भी हैं, एनिमल्स भी हैं, आपके आसपास बहुत सारे लाखों करोड़ों बैक्टीरिया भी हैं। तो ये सारी चीजें मिलाकर आपकी क्या हो गई? कम्युनिटी, है ना। क्या हो गई? कम्युनिटी। तो आपको ये हायरार्की को समझना होगा, ठीक है ना। उसके बाद कम्युनिटी के बाद आपका आता है सबसे लास्ट में इको सिस्टम, ठीक है। तो कम्युनिटी में हम बात कर रहे थे अभी तक, देखो इंडिविजुअल में भी हम सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे थे, मतलब ये सिर्फ यहाँ पे हम सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे थे, यहाँ पे भी हम सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे थे, और कम्युनिटी में भी हम सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे थे। लेकिन जब हम एक स्टेप और ऊपर आते हैं, दैट इज इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम आपका लिविंग प्लस नॉन लिविंग, इसमें आपकी दोनों चीजें आ जाती है ना। समझ रहे हो इस चीज को? तो इसमें आपके बायोटिक प्लस ए बायोटिक दोनों ही कंपोनेंट्स आ जाते हैं। तो इकोसिस्टम इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बायोस्फीयर, ठीक है, राइट। और सबसे ऊपर आपका आता है लास्ट में बायोस्फीयर। तो ये है आपकी एक हायरार्की, मतलब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी। तो इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा आगे और समझते हैं कि आपका जो पॉपुलेशन होता है वो कैसे मेंटेन होता है, ठीक है। यहां से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कई सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब अभी हम जो समझने जा रहे हैं वो हम समझेंगे क्या, कि पॉपुलेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। आपको हायरार्की तो समझ में आ गई, ठीक है। इंडिविजुअल के बारे में ज़्यादा कुछ समझना नहीं है, वो आपको समझ में आ चुका है। अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन के बारे में। पॉपुलेशन की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, आपको समझा दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि पॉपुलेशन मेंटेन कैसे होता है। तो पॉपुलेशन इज मेंटेन्ड बाय 4 फैक्टर्स, ठीक है। और वो 4 फैक्टर्स कौन कौन से हैं? तो वो 4 फैक्टर्स में से पहला है आपका नेटेलिटी, राइट। सेकंड इज योर मोर्टेलिटी, ठीक है। थर्ड इज इमाइग्रेशन, एंड फोर्थ इज एमिग्रेशन। तो ये 4 चीजें आपके पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है, राइट। अब नेटिलिटी का मतलब होता है आपका बर्थ रेट, ठीक है, कि पर्टिकुलर पॉपुलेशन में बर्थ रेट क्या है, मतलब कितने नए ऑर्गेनिजम्स बर्थ ले रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, ठीक है। मोर्टेलिटी होती है आपकी डेथ रेट, किस रेट से वहां पर डेथ हो रही है लोग। इमाइग्रेशन क्या होता है कि इमाइग्रेशन क्या होता है आपका एंट्री ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स, मतलब बाहर से दूसरे पॉपुलेशन से इस पॉपुलेशन में, जिस पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं, दूसरे पॉपुलेशन से या दूसरे जगह से कितने लोग अंदर आ रहे हैं, है ना। मतलब मान लो अगर आप अपनी कॉलोनी में रहते हो, है ना, तो आप अपने कॉलोनी के पॉपुलेशन की बात करोगे। तो अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे आपकी कॉलोनी के जो पॉपुलेशन होगा उसको कितनी चीज़ें अफेक्ट करेंगी। तो पहला हो गया आपके नेटिलिटी, मतलब आपकी कॉलोनी में कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं हर साल, ठीक है। अगर 1 साल का निकाले हम पॉपुलेशन इंडेक्स, कितने लोग मर रहे हैं, किस रेट से मर रहे हैं,
आपकी कॉलोनी में कोई ना कोई तो नया आता ही है रहने के लिए, तो उसको बोलते हैं इमिग्रेशन। ठीक है, इमिग्रेशन, सॉरी, है ना। और जो लोग आपकी कॉलोनी को छोड़कर चले जाते हैं उसको बोलते हैं एमिग्रेशन, है ना। तो ये हो गया आपका एग्जिट ऑफ इंडिविजुअल्स। समझ रहे हो। तो बिल्कुल आपको इकोलॉजी को और इवोल्यूशन को बिल्कुल अपनी डेली लाइफ से जोड़कर ही समझना है। आपको बहुत आसान लगेगी इकोलॉजी, ठीक है, उसकी गारंटी है बिल्कुल 100%। बस आपको बिल्कुल दिल लगाकर और इंटरेस्ट के साथ इकोलॉजी इवोल्यूशन को समझना है और अपनी डेली लाइफ के साथ कनेक्ट करना है। बस फिर गया, फिर आपको आसानी से इकोलॉजी इवोल्यूशन समझ में आ जाएगा। तो ये नेटिलिटी, मोर्टेलिटी, इमाइग्रेशन और एमिग्रेशन, ये चार चीजें आपकी पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है। तो इसका एक हम चार्ट बना लेते हैं, सॉरी चार्ट नहीं, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से समझ लेते हैं, है ना, ताकि आपको हमेशा के लिए समझ में आ जाए। तो मान लीजिए कि आपका ये है पॉपुलेशन, ठीक है ना। मान लीजिए ये आपकी पॉपुलेशन है किसकी, आपकी खुद की कॉलोनी की जहाँ पे आप रहते हैं, या आपके सोसाइटी की, ठीक है, राइट। This is the population of your own society. Now, the population of your society is affected by 4 factors. The first factor is the natality, है ना। इसको बर्थ रेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपकी पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है पॉजिटिवली, ठीक है। इसका जस्ट उल्टा होता है आपका मॉर्टेलिटी, दैट इज डेथ रेट, और ये आपके पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है नेगेटिवली, ठीक है। समझ रहे हो इस चीज को, है ना। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है वो होता है आपका इमाइग्रेशन। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ये भी आपके पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है पॉजिटिवली, जो नए लोग आ रहे हैं। और फोर्थ है आपका एमिग्रेशन, जो लोग आपकी कॉलोनी से या आपकी सोसाइटी से छोड़कर जा रहे हैं, है ना। तो आप लोग जा रहे हैं तो नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है, लोग जा रहे हैं, है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है, राइट, है ना। तो ये था आपका कि हाउ द पॉपुलेशन ऑफ अ सोसाइटी और कम्युनिटी इज अफेक्टेड बाय 4 मेजर फैक्टर्स, ठीक है ना। अब हम चलते हैं इसके आगे। ओके, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी के बारे में थोड़ा सा, ठीक है ना। डेफिनेशन हमने समझ ली थी सबकी, पॉपुलेशन की, इंडिविजुअल की, कम्युनिटी की। अब हम थोड़ा सा डिटेल में कम्युनिटी के बारे में और समझ लेते हैं, है ना। तो मैंने आपको क्या बताया था, कम्युनिटी इज द ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन दैट बिलोंग्स टू डिफरेंट स्पीसीज, है ना, राइट, ग्रेट। और यहाँ पे आपको बताया था कि कम्युनिटी में आपका जो सिस्टम होगा वो कंप्लीटली बायोटिक होगा, बायोटिक कंप्लीटली, है ना। यहाँ पे जितने भी फैक्टर्स हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, वो सब के सब कैसे हैं, बायोटिक है, ठीक है ना। तो कम्युनिटी एक्सप्लेन्स ए पर्टिकुलर इंटरैक्टिंग बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म विद सेम स्पीसीज एज वेल एज डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल अगर हम इसका ले लें, तो एग्जांपल में आपको बता दूं कि एनिमल्स या ह्यूमंस, जैसे आप अगर रह रहे हो अपने एनवायरनमेंट में, ठीक है, अपनी कम्युनिटी में, सो यू डिपेंड्स ऑन द प्लांट्स फॉर ऑक्सीजन, है ना, यू डिपेंड ऑन द फूड, ओके, एंड शेल्टर। इस पे प्लांट्स पे, तो प्लांट्स पे आप डिपेंड है ना, ऑक्सीजन के लिए, फूड के लिए, शेल्टर के लिए, ठीक है। तो देखो, यू आर अ ह्यूमन बीइंग, आप एक ह्यूमन बीइंग है ना, एंड यू बिलोंग टू डिफरेंट स्पीसीज, आप एक अलग स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। प्लांट इज अनदर डिफरेंट स्पीसीज, राइट। दिस इज ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड यू आर ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट यू आर डिपेंडिंग ऑन द प्लांट्स फॉर योर सर्वाइवल। और वही चीज कम्युनिटी रिप्रेजेंट करता है। सो कम्युनिटी इज द ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन दैट बिलोंग्स टू डिफरेंट स्पीसीज। समझ रहे हो इस चीज को, है ना। और
कुछ लोग, जैसे अगर कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होते तो वो लोग एनिमल्स पे भी डिपेंड करते हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, कम्युनिटी में अलग अलग पॉपुलेशन, अलग अलग मतलब पॉपुलेशन, अलग अलग स्पीसीज की पॉपुलेशन एक दूसरे पे डिपेंड करती है, और वही रिप्रेजेंट करती है आपकी कम्युनिटी को, ठीक है। तो आपकी जो कम्युनिटी होती है, ठीक है, नेक्स्ट चीज है आपकी जो कम्युनिटी होती है वो आपकी दो तरीके की होती है। एक होती है आपकी माइनर कम्युनिटी और एक होती है आपकी मेजर कम्युनिटी, ठीक है। तो जो माइनर कम्युनिटी का मतलब क्या है कि छोटी कम्युनिटी है ना, कम सदस्य हैं, मतलब कम स्पीसीज है, कम, ठीक है, मतलब बहुत कम स्पीसीज हैं, ठीक है। तो ऐसी कम्युनिटी जो होती है वो ज्यादातर डिपेंड अपॉन नेबरिंग कम्युनिटी। समझ रहे हो इस चीज को? जो माइनर कम्युनिटी होगी मतलब वहां पे दूसरी स्पीसीज, मतलब अलग अलग स्पीसीज की जो पॉपुलेशन है कम है। मान लो वहां पे प्लांट्स भी कम है उस कम्युनिटी में, एनिमल्स भी कम है, एनिमल्स की स्पीसीज कम है, प्लांट्स की स्पीसीज कम है ना। तो जैसे कि मान लो अगर आप एग्जांपल ले लो कि आप जिस सोसाइटी में रहते हो वहां पर आपको सारी सब्जियां नहीं मिलती, ठीक है, या सारे एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं मिलते, लाइक आपको मान लो एग नहीं मिलता, ठीक है, राइट, और आपको सब्जियों में मान लो टमाटर नहीं मिलता, ठीक है, या आलू नहीं मिलते, या कोई और सब्जी नहीं मिलती। तो आप क्या करेंगे, आप क्या करते हैं, मार्केट जाते हैं कहीं और, कोई कोई दूर 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 मार्केट जाते हो आप लोगों में से, क्योंकि आपके घर के आसपास वो सब्जियां नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि जो आपकी कम्युनिटी है वो छोटी है, इसलिए आप डिपेंड कर रहे हो दूसरे मार्केट में, मतलब दूसरी सोसाइटी के मार्केट में। समझ रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो? तो दैट काइंड ऑफ कम्युनिटी इज माइनर कम्युनिटी, एंड दैट कम्युनिटी डिपेंड्स ऑलवेज ऑन नेबरिंग कम्युनिटी, क्योंकि वहां पे रिसोर्स की कमी है। लेकिन अगर हम बात करें मेजर कम्युनिटी की, तो क्या होगा, ये मेजर कम्युनिटी होगी लार्जर इन साइज। साइज कैसा होगा इसका, लार्जर होगा, और ये होंगे सेल्फ इंडिपेंडेंट। मतलब साइज लार्ज होगा तो रिसोर्सेज ज्यादा होंगे, हर चीज मिलेगी, है ना, तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कम्युनिटी आपकी दो टाइप की होती है, ठीक है, माइनर कम्युनिटी और मेजर कम्युनिटी। तो ये था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का एक अलग से भी चैप्टर आएगा जिसमें हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। लेकिन आपको इकोलॉजी स्टार्ट करना जरूरी था, इकोलॉजी को समझने के लिए आपको ये बेसिक्स फंडे समझने बहुत जरूरी थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ आइलैंड बायोजियोग्राफी, ठीक है। तो उसके लिए आप तैयार रहना, और नोट्स की आप चिंता मत करना, आपको मैं अपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। लिंक सारे प्लेटफॉर्म का, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है, वहाँ पे जाके आप फॉलो कर सकते हो, नोट्स आपको मिल जाएंगे। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे जो भी वीडियोस आए आप डायरेक्टली आप तक उनकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और उसके लिए आप बेल आइकन भी प्रेस कर देना। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।